मेरे साथ इस वक्त जुड़े हैं तारिक हमीद करा, ये जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं। न्यूज 18 से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया करा साहब। मेरा सबसे पहला सवाल यही रहेगा कि उमर अब्दुल्ला ने एक हाल ही में बयान दिया है एक इंटरव्यू के दौरान। उन्होंने ये कहा कि इंडिया ब्लॉक जो है लगता है कि ये आईसीयू में है। इंडिया ब्लॉक को कोई सिमत नहीं है, कोई डायरेक्शन नहीं है, लगता है कि ये बहुत ज्यादा इस वक्त बिखराव में है। उसकी तायद फिर मैं देख रहा था शिवसेना बाल ठाकरे और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने भी यही कहा है कि कहीं ना कहीं इंडिया ब्लॉक का जो एक जिसके लिए पर्पज के लिए बनी थी वो फोर्थ हो रहा है, उसका पर्पज वो डायरेक्शनलेस हो रहा है। देखिए, सबसे पहले तो जहां तक इंडिया ब्लॉक को कॉन्स्टिट्यूट करने के पीछे जो मकसद था और जो मकसद अभी भी है और आगे भी रहेगा, वो ये है कि जो डिविसिव फोर्सेस हैं पूरी कंट्री में, उन डिविसिव फोर्सेस का यूनाइटेडली मुकाबला किया जाए और उसमें हर वो शख्स या हर वो पार्टी उन्होंने पार्टिसिपेट किया जो इस आइडियोलॉजी के हैं कि हिंदुस्तान में डिविसिव फोर्सेस का चलन जो है वो किसी तरीके से बंद करना है और इंडिया को एक प्लूरलिस्टिक कंट्री के तौर पे जो पहले था उसकी पोजीशन रिस्टोर करनी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो लोग भी उसमें उस वक्त पार्टिसिपेट किए वो आइडियोलॉजिकली इस चीज से कमिटेड थे, उनका कन्विक्शन था और उनकी कमिटमेंट थी उस आइडियोलॉजी के साथ। अब उस आइडियोलॉजी के बारे में अगर किसी को कोई शक है या किसी को उसके चलन के बारे में, उसकी एग्जिस्टेंस या उसकी स्ट्रेंथ के बारे में कोई शक है, तो ये उनकी कन्विक्शन और कमिटमेंट की कमजोरी है। और बजाय ये कि वो उस कन्विक्शन और कमिटमेंट को स्ट्रेंथन करें या उसको सॉलिडिफाई करने के वास्ते अगर किसी को कुछ लगता है उसमें अपना रोल अदा करे, उसके ऊपर आलोचना करना जो है, दिस इज लैक ऑफ दैट कमिटमेंट एंड लैक ऑफ दैट कन्विक्शन। दूसरी वजह यह हो सकती है कि किसी को कोई मजबूरी भी हो सकती है, कहीं पे अपीजमेंट की मजबूरी हो सकती है, कहीं पे गवर्नेंस को ग्रास रूट तक ले जाने में जो नाकामियां आ रही हैं उसकी ये मजबूरियां हो सकती हैं। तो मेरे ख्याल में ये वही लोग ज्यादा बेहतर बता पाएंगे कि आया कि ये मजबूरी है उनकी अपीजमेंट के वास्ते या उनका कन्विक्शन और कमिटमेंट की कमजोरी है। बाकी इंडिया ब्लॉक का जिन लोगों ने फायदा उठाया तो वो भी सामने है। अब इंडिया ब्लॉक में जो लोग थे उनके साथ में अलायंसेस भी हुए और अलायंसेस के टाइम पे कुछ लोगों का परसेप्शन, उन लोगों के बारे में जो परसेप्शन था मैदान में, वो परसेप्शन तभी चेंज हुआ जब इंडिया ब्लॉक ने वो फैसिलिटेट किया। जैसे हम यहां की बात करें, जम्मू कश्मीर की बात करें, तो उस वक्त जब अलायंस की बात हुई बिटवीन नेशनल कॉन्फ्रेंस एंड कांग्रेस, तो फारूक साहब की रिक्वेस्ट पे या उमर साहब की रिक्वेस्ट पे राहुल गांधी जी उनके घर गए, हम भी उनके साथ थे उस वक्त का अगर देखा जाए तो परसेप्शन अबाउट नेशनल कॉन्फ्रेंस वाज टोटली डिफरेंट। और उस परसेप्शन में अगर पॉजिटिविटी आई, फ्रॉम नेगेटिविटी टू पॉजिटिविटी, दैट वाज ओनली बिकॉज ऑफ राहुल गांधीज विजिट टू देयर प्लेस और उसका बेनिफिट भी उनको मिला। अदरवाइज अगर वो विजिट नहीं हुई होती, शायद यहां का कंप्लेक्शन जो है, पॉलिटिकल कंप्लेक्शन जो है, पॉलिटिकल डिस्ट्रीब्यूशन जो लोगों ने अपना जो मत दिया, तो सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन जो है शायद टोटली डिफरेंट होता। तो मेरे ख्याल में उनको ये देखना चाहिए जो लोग ऐसी बात करते हैं, या तो कन्विक्शन और कमिटमेंट में कमी है या फिर अपीजमेंट के वास्ते मजबूरी है। आपने जो अपीजमेंट की बात की और आपने 2-3 बार इस अपीजमेंट की बात करी,
आपको क्या लगता है, आप ये मानते हैं, क्योंकि जो आपकी बात है अपीजमेंट आपने बात की, तो इसका ये मतलब हम माने कि उमर अब्दुल्ला इस वक्त कोशिश कर रहे हैं बीजेपी को, सेंटर को खुश करने की, ताकि कहीं ना कहीं स्टेटहुड का जो उनका डिमांड है वो पूरा हो, या उनको कुछ पावर्स और मिले, और इसीलिए वो कहीं ना कहीं कांग्रेस को टारगेट कर रहे हैं या कांग्रेस से थोड़ी दूरी बना रहे हैं? लोगों में परसेप्शन वैसा ही है। यू सी, पॉलिटिक्स इज अबाउट परसेप्शन। लोगों में ये परसेप्शन है कि कुछ मजबूरियां हैं जिसकी वजह से ऐसे सब, एट टाइम्स तो कॉन्ट्राडिक्टरी बयानात भी आते हैं, एट टाइम्स तो आप जो रात को स्टैंड लिया होता है वो दूसरे दिन डिफरेंट हो जाता है। तो मैं तो यही कहूंगा कि अपीजमेंट की मजबूरी या कन्विक्शन और कमिटमेंट की कमी, लेकिन ऑन देयर बिहाफ मैं ये कहूं कि ये नहीं ये है, वो मैं नहीं कह सकता, वो वही कह सकते हैं। वो तो कह सकते हैं, लेकिन आपने जो बात की मैं उसको दोबारा, आपको क्या लगता है कि जो मजबूरी आपने कही, वो मजबूरी इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि अब उनको इंडिया ब्लॉक में कोई फ्यूचर नहीं नजर आता, या इंडिया ब्लॉक के साथ मिलकर चलने में उनको कोई फ्यूचर नजर नहीं आता? उनको ये लगता है कि अगर आप इंडिया ब्लॉक से बाहर आ जाओ मैं, तो कहीं ना कहीं बीजेपी को भी लगेगा कि कांग्रेस के साथ, क्योंकि ऐसा है कि कांग्रेस और बीजेपी नेशनली बहुत कम्पिटिटिव पॉलिटिक्स करते हैं, कंपटीशन में है, तो अगर वो बाहर निकलेंगे तो कहीं ना कहीं उनके जो एजेंडाज हैं उसमें थोड़ी उनको ताकत मिलेगी। देखिए, अपीजमेंट तो तभी होगी ना जब उसके पीछे कोई वजह होगी। अब वो वजह गवर्नेंस को लेके है, वो वजह ये लेके है कि शायद कोई परेशानी ना वो क्रिएट करें। अगर अपीजमेंट है तो उसकी वजूहात भी इसी हिसाब से होंगी। अगर कन्विक्शन और कमिटमेंट में कमी है तो वो तो कोई अलग बात है, तो वो तो इंट्रोस्पेक्ट करना है सबने कि कैसे लोग विदाउट कन्विक्शन, या उसमें ये भी कहा जा सकता है कि वो एक एम्बिशियस ग्राउंड पे उतर के उन्होंने उस वक्त देखा कि अगर हम इंडिया ब्लॉक के साथ चलते हैं तो शायद हमारा आगे फ्यूचर ठीक बनता है। और इस वक्त अगर उनको ये लगता है कि नहीं है फ्यूचर उसमें, तो मेरे ख्याल में फिर कन्विक्शन की ही कमी है। लेकिन वो ये कहते हैं उमर अब्दुल्ला कि देखिए बिहार में इलेक्शन हुए, उससे पहले वहां पे लास्ट मोमेंट पे इन्होंने सीट एडजस्टमेंट्स की, उसमें एक तरह से मेस था। उससे पहले भी न कोई कोऑर्डिनेट मीटिंग होती है इंडिया ब्लॉक में, न कोई रेगुलर मीटिंग्स होती है, न कोई एजेंडा डिस्कस किए जाते हैं। एक तरह से वो बेसिक बात कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि कुछ और पार्टी जिनकी मैंने आपकी बात की, शिवसेना और कम्युनिस्ट पार्टी, उन्होंने भी उसकी तायद की है। कहीं ना कहीं लैक है, कहीं ना कहीं कुछ। देखिए, सबसे पहले कोऑर्डिनेशन की कमी या मशवरे की कमी का जहां तक ताल्लुक है, जो लोग ऐसा कहते हैं या सोचते हैं, चैरिटी बिगिंस एट होम। पहले तो उन लोगों को देखना चाहिए कि हम अपने घर में क्या ऐसा माहौल है हमने बनाया, कोऑर्डिनेशन जहां पे हो, जहां पे हम तो अभी तक उस कोऑर्डिनेशन कमेटी का बोल बोल के थक भी गए हम। मेरे ख्याल में वही लोग इस तरीके की बात कर सकते हैं जिन्होंने वो सारे पैरामीटर्स तय किए हों, वो फुलफिल किए हों। तो बाकी ठीक है, अगर उनको इस वक्त किसी को ये लगता है कि हमें स्टेट चलाने में दिक्कत आ रही है और उस दिक्कत को दूर करने के लिए हमें किसी साइड्स शिफ्ट करने चाहिए, तो दैट इज देयर ओन विश। और उसमें अगर वो कामयाब होते हैं, मैं तो ये कहता हूं कि अगर कांग्रेस को कोई गाली निकाल के गारंटी कर दे कि वो स्टेटहुड लाएंगे यहां, आई वुड इवन वेलकम दैट, बिकॉज द पैरामाउंट थिंग अबाउट जम्मू एंड कश्मीर इज कि जब तक यहां पे स्टेटहुड नहीं होगा, यहां की जो सिचुएशन है पॉलिटिकल, डेमोग्राफिक, या ये कहें आपके डेवलपमेंटल या एडमिनिस्ट्रेटिव, वो तब तक चेंज नहीं होंगे जब तक यहां पे स्टेटहुड हासिल नहीं होता। तो अगर किसी को ये लगता है कि इंडिया ब्लॉक को क्रिटिसिज्म करने के बाद हम कुछ हासिल कर सकते हैं और उससे स्टेट का भला होगा, तो ठीक है, दे आर वेलकम। हम ये कहें कि करा साहब
ये कह रहे हैं कि अगर उमर अब्दुल्ला एनडीए का हिस्सा बनते हैं और उससे उनको फायदा होता है, स्टेटहुड वापस आता है, डेवलपमेंट के नैरेटिव्स को पुश मिलता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मैं ये नहीं कह सकता कि वो एनडीए का हिस्सा बने या क्या करें, वो तो लोग देखेंगे, वो लोग फैसला करेंगे उसका। मैं ये कहता हूं कि ऐसी बातें करने से अगर स्टेटहुड हासिल होता है, आप इंडिया ब्लॉक को क्रिटिसाइज करके इंश्योर करते हैं कि जम्मू कश्मीर में आप स्टेटहुड ला सकते हैं, या आपको इसकी गारंटी है, या आपको इसका प्रॉमिस है कहीं पे, तो यू आर वेलकम टू क्रिटिसाइज जी। अब लोग ये भी पूछते हैं कि ये रिश्ता क्या कहलाता है। कुछ बातें आपने कही कि कोऑर्डिनेशन कमेटी नहीं बनाई उन्होंने, आप ये डिमांड कर रहे थे कि दो मिनिस्टर आपके बनने चाहिए, जो कहा जाता है रिपोर्टेडली। इसको मैं रिपोर्टेडली कहूँगा क्योंकि आप इसको डिनाई करेंगे, लेकिन रिपोर्टेडली आप दो मांग रहे थे, उन्होंने एक कहा। इसके साथ साथ आप कोऑर्डिनेशन कमेटी की मांग भी कर रहे थे, और भी कई चीज़ों पे आप कहते थे कि नहीं होती है। तो क्या इस रिश्ते को हम क्या नाम दें? ये रिश्ता क्या है आखिर? ये कंपल्शंस का रिश्ता है, मजबूरी का रिश्ता है, ये क्या है आखिर? जिस वक्त ये अलायंस हुआ, इसका एक बहुत ही बड़ा रीजन था, बड़ी वजह की वजह से बना। वो ये था कि बीजेपी को पावर कॉरिडोर से बाहर रखना, जिसके वास्ते इवन कांग्रेस पार्टी सैक्रिफाइस्ड ऑल्सो। जहां तक सीटों की एडजस्टमेंट का ताल्लुक है या डिस्ट्रीब्यूशन का ताल्लुक है, ठीक है। उस वक्त हमारे सामने एक सबसे बड़ी वजह यही थी, एंड वी अचीव्ड दैट पर्पस, जॉइंटली वी अचीव्ड दैट। उसमें ये नहीं हम कहेंगे कि हमने किया या सिर्फ उन्होंने किया, वी अचीव्ड दैट पर्पस। लेकिन उसके बाद में जहां तक सरकार साजी का ताल्लुक है, या एक ये कहें कि जॉइंटली सरकार को चलाने का ताल्लुक है, एज अलायंस पार्टनर्स, नॉट कि सिर्फ उसमें हमें कैबिनेट में ही शिरकत होनी चाहिए, एज अलायंस पार्टनर्स। इवन इफ वो हमें जूनियर पार्टनर्स का नाम देते हैं, जो कि नेशनल लेवल पे अगर देखें तो कांग्रेस इज ए सीनियर पार्टनर। इवन जम्मू कश्मीर में भी वो एज सीनियर पार्टनर्स कहलाने का हक रखते हैं, जिस वक्त हम नेशनल सिनेरियो देखें। वो जिस भी नजर से हमें देखें, सरकार साजी पार्टनरशिप जो होती है वो एक कंसल्टेटिव प्रोसेस से चलती है, विच इज मिसिंग, जिसकी वजह से हम लोगों के सामने जो हमारा अपना इलेक्टोरेट है, हमारा नंबर्स के हिसाब से अगर हम कम हैं तो वोट्स के हिसाब से कम नहीं हैं, और जिस हिसाब से जो जितना होना चाहिए था कंसल्टेटिव प्रोसेस, मैं तो कहूंगा कि ना के बराबर है। कोई कंसल्टेशन हमसे नहीं होती है। हमें जो चीजें हैं वो डिसीजंस जो भी होते हैं, पहले पॉलिटिकल लेवल पे, पार्टी लेवल पे भी कई डिसीजंस होते हैं जो कल को सरकार जिसको इम्प्लीमेंट करती है उसमें भी नहीं है, जिसकी वजह से हमारे वास्ते भी एक परेशानी पैदा हो चुकी है कि हम जो आंसरेबल हैं अपने इलेक्टोरेट को, हम उनके सामने कोई वैसा मुस्बत जवाब नहीं दे पा रहे हैं, चाहे महंगाई को लेके हो, चाहे जो रोज बरोज जो नए नए ऑर्डर्स निकलते हैं, पावर का हो, जो उसके वास्ते प्रोमिसेस थे, गैस का हो, राशन का हो, डेली वेजर्स का हो, जो भी उनके मैनिफेस्टो में थे, उन चीजों की अभी तक क्योंकि डिलीवरेंस उस हिसाब से नहीं हुई है, उसके वास्ते हम भी जवाबदेह बन जाते हैं। तो आखिरकार हमको भी देखना है कि हम सरकार जिसका हम हिस्सा नहीं है, उनके प्रोमिसेस की नॉन डिलीवरेंस की वजह से हम अगर शिकार बनना शुरू हो जाए तो कांग्रेस पार्टी शायद इसको गंभीरता से सोचना पड़ेगा कि किस तरीके से हम इन शिकायतों से अपने आप को बचाएं। किस तरह बचा सकते हैं? तो ऑप्शन एक ही है
कि आप अपना समर्थन उनसे वापस लें। एक ही तो समर्थन, एक ही चीज है ना, क्योंकि आप गवर्नमेंट में है नहीं, गवर्नमेंट से आपको निकलना नहीं है। आप सिर्फ आपने सपोर्ट ऑफ जो है लेटर ऑफ सपोर्ट उनको दी है, सपोर्ट दे रहे हैं। तो क्या हम माने कि करा साहब ये कह रहे हैं कि आगे चल के अगर ये परेशानियां, ये ये जो है लोगों की परेशानी अगर ऐसे ही रही तो आप विड्रॉ कर सकते हैं अपना? नहीं, मुझे लगता है समीर साहब आप प्री जज कर रहे हैं। देयर आर अदर वेज ऑल्सो, लाइक फर्स्ट सबसे पहले तो ये तारिक हमीद करा का इंडिविजुअल फैसला तो हो नहीं सकता। उसके वास्ते हमें एक कंसल्टेटिव प्रोसेस से निकलना होगा, हमें अपने साथियों से पूछना होगा, उनकी राय तलब करने के बाद में जो कंसेंसस बनेगा वो हमने दिस इज वन ऑफ द ऑप्शंस कि आप विड्रॉ कर सकते हैं। वेल, जहां तक ऑप्शंस का ताल्लुक है, ऑप्शंस कई हैं, लेकिन किस स्टेज पे क्या किया जाना चाहिए उसके वास्ते कंसल्टेशन होनी चाहिए। उसके वास्ते आई कैन नॉट कमिट एट दिस मोमेंट। बीजेपी भी आपको टारगेट करे, वो कहते हैं कि ह्यूमिलेशन हो रही है, कांग्रेस चुप बैठी है, कांग्रेस कोई वो नहीं कर रही है। कहीं ना कहीं वो भी तो आपको थोड़ा हिंट दे रहे हैं कि आप कुछ कदम उठाइए। नहीं, उनको हमारी इतनी हमदर्दी क्यों है और वाई शुड दे गाइड अस कि हमें क्या करना चाहिए। मेरे ख्याल में जिस तरीके से सब कुछ चल रहा है तो वो तो खुशी होंगे कि आगे जाके जो भी कुछ होगा, लेकिन वी आर गाइडेड बाय आवर ओन विजडम एंड वी विल बी टॉकिंग अबाउट दैट इन द पार्टी। अच्छा गरा साहब, एक चीज और जानना चाहूंगा आपसे कि जैसे मैंने बीजेपी से बात की, बीजेपी के लोग ये भी कहते हैं कि उमर अब्दुल्ला हमारे साथ आने की कोशिश कर रहे हैं। वो कहते हैं, एलओपी सुनील शर्मा से मैंने जब इस पर पूछा था तो उन्होंने कहा कि जो बीजेपी उमर अब्दुल्ला है वो हमारे साथ आने, मतलब हमारे साथ करीब आने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम उनके करीब नहीं आएंगे, हम उनके करीब हम उनको अपने साथ नहीं आने देंगे, हमारे साथ उनकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं। तो क्या आपको लगता है कि उमर अब्दुल्ला के लिए ऑप्शन, क्योंकि आप भी अब नाराज हो रहे हैं, वो भी उनको आगे नहीं आने देंगे, तो उमर अब्दुल्ला के लिए बड़ा टाइट पोजीशन है? सबसे पहले तो मैं बीजेपी की ऑफर है या नेशनल कॉन्फ्रेंस की ऑफर है या काउंटर ऑफर है, उसके ऊपर कमेंट नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि ये उनके अंदरूनी रिश्ते डिफाइन करने के वास्ते बातें हो रही हैं। तो उन लोगों के रिश्तों को मैं डिफाइन नहीं कर पाऊंगा, तो ना ही हमारा बनता है इस पे कोई बात करना। बाकी मैं वही कह रहा हूं कि इसमें कन्विक्शन, कमिटमेंट और आपकी जो कमिटमेंट टुवर्ड्स द पीपल है, ये सब चीज बरोएकार उस वक्त आएंगे। मुझे नहीं लगता जो शख्स या जो पार्टी कन्विक्शनली और स्ट्रांग हो और कमिटमेंट उस कन्विक्शन पे हो, तो वो इन चीजों में उनको जाना चाहिए। देखिए, आप अगर देखें इस वक्त, इससे पहले पार्लियामेंट में 40 तक पार्लियामेंट में कांग्रेस उतरी, लेकिन अपने कन्विक्शन और अपनी कमिटमेंट को, अपने आइडियोलॉजी को नहीं छोड़ा, एंड द रिवाइवल प्रोसेस हैज ऑलरेडी बिगन। और आज 100 मेंबर्स ऑलमोस्ट लोकसभा में है, तकरीबन 45। तो आपने बोला, देखिए एक चीज मैं पूछना चाहता, आप लोग कह रहे हैं कि आप 14 तारीख को भी एक बड़ी रैली करने जा रहे हैं दिल्ली में, चोर, ये जो वोट चोरी पे, वोट चोर गद्दी चोर। लेकिन उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं कि मशीनें कहाँ, कौन सी चोरी, क्या चोरी? कहीं ना कहीं वो भी उस पर भी आपको घेरे में ले रहे हैं। बोलते क्या है ये मशीन, कौन सी मशीनों की चोरी हो रही है? और चौधरी रमजान तो राज्यसभा में बोल पड़े कि जम्मू कश्मीर में सबसे अच्छा असेंबली इलेक्शन हुआ है। तो आपकी तो हवा निकाल रहे हैं वो। नहीं, हवा किसकी कब निकलेगी वो आने वाला वक्त तय करेगा, या किसकी हवा निकलने के बाद में कन्विक्शंस में कमजोरी आ गई है, ये लोग समझते भी हैं, जानते भी हैं। मैं फिर से ये बात कहूंगा कि सियासत में इफ यू मीन गुड टू द पीपल, आपको अपने कन्विक्शन पे बिल्कुल डट के रहना चाहिए, अपनी कमिटमेंट पे बिल्कुल डट के रहना चाहिए। जो कन्विक्शन और कमिटमेंट के ऊपर सौदा करते हैं, हवा बिलाखिर उनकी ही निकलती। लास्ट में पूछना चाहूंगा आपसे कि 1 साल और 2 महीने हो गए हैं। आज मैं जब आपसे बात कर रहा हूं तो तकरीबन 1 साल और 2 महीने अब होने वाले हैं 16 तारीख को।
उस वजह से हम काम नहीं कर पा रहे। आप मानते हैं उसकी वजह से काम नहीं हो रहा? देखिए, जहां तक ड्यूअल कंट्रोल सिस्टम का ताल्लुक है, आई थिंक आई वाज द फर्स्ट पर्सन टू से कि ड्यूअल कंट्रोल सिस्टम जो है वो उसका सबसे बड़ी कैजुअलिटी जो है वो यहाँ के लोग बनेंगे और खासतौर से गरीब आवाम बनेंगे। और वो हमें क्या सारी अब पूरे लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से उसमें परेशानियां लोगों को सामना उसका करना पड़ रहा है। रहा सवाल कि उसमें इन लोगों का एक साइड से बीजेपी के ऊपर ये इल्जाम है कि वो सेंट्रलाइज कर चुके हैं सारा कुछ दिल्ली में, दूसरी साइड से नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास में जो महकमे हैं उनके बारे में भी शिकायतें आ रही हैं कि उसमें भी डिलीवरेंस नहीं है। तो मेरे ख्याल में ये जो एक दूसरे के ऊपर दे पास ऑन द बक, इसमें कहीं पे लोगों को ये लगता है कि इतना भी ज्यादा ये नहीं होना चाहिए जब तक कि कोई कहीं पे किस लेवल पे कोई अंडरस्टैंडिंग तो नहीं है। देयर इज अ क्वेश्चन मार्क इन द माइंड्स ऑफ द पीपल। ये पासिंग द बक भी जो है ये भी कहीं कोई ऐसी कोई अंडरस्टैंडिंग तो नहीं है कि जहां पे जो दोनों को सूट करता हो। तो देयर आर मेनी क्वेश्चंस इन द माइंड्स। बहुत सारी फाइलें नेशनल कॉन्फ्रेंस ये कहती है कि उन फाइलों पे एलजी बैठे हुए हैं। अभी रिजर्वेशन पे भी एक फैसला हुआ लेकिन अभी तक उसको नोट नहीं आया। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि, और आपने जेकेपीसी का जो अभी देखा क्या हुआ है, कहीं ना कहीं आपको लगता है कि इससे हम बिल्कुल मुश्किल दौर से गुजर? नहीं, उसमें कोई शक नहीं है कि जम्मू कश्मीर इस वक्त बहुत ही मुश्किल दौर से गुजर रहा है। मेरे ख्याल में अगर इसको ऑनेस्टली एनालाइज किया जाए तो जिस वक्त एलजी एडमिनिस्ट्रेशन खुद से सरकार चला रही थी, एलसी एडमिनिस्ट्रेशन थी, इलेक्शंस नहीं हुए थे, तो फंक्शनिंग में स्मूथनेस थी। आज वो स्मूथनेस नहीं है। देयर आर स्टम्बलिंग ब्लॉक्स एट एवरी मोमेंट। एवरी फाइल जो भी कंटेंशियस फाइल्स होती हैं या सेंसिटिव फाइल्स होती हैं उसके बारे में दोनों तरफ से क्लेम्स एंड काउंटर क्लेम्स आ जाते हैं, जिसकी वजह से वो स्मूथनेस जो है, सरकार की स्मूथनेस, वो खत्म हो गई। और हम अभी रीइटरेट कर रहे हैं कि जब तक ये ड्यूअल कंट्रोल सिस्टम खत्म नहीं होगा जम्मू कश्मीर का भला नहीं होगा। और उसमें सबसे ज्यादा कैजुअलिटी जो अभी भी हो रहे हैं वो यहाँ के गरीब आवाम हो रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। कैमरामैन साहिबा के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू।